अब देखिए, जैसा हमने क्या देखा था, दो पॉइंट्स हमने किसी भी पदार्थ के लिए, जैसे पानी के लिए क्या लिए, हिमांक और भाप बिंदु, यानी कि आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अब देखिए, और फिर आगे क्या देखा था कि उनको हमने स्वेच्छा से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस पैमाना। तो सेल्सियस पैमाने में आपको दो पॉइंट्स, हमेशा हर प्रकार के स्केल में दो ही पॉइंट्स देखने हैं, कौन सा, हिमांक और भाप बिंदु। तो सेल्सियस पैमाने में हिमांक को कह दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप बिंदु को कह दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इस 0 और 100 के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया। अब अगर 0 से 100 तक के मैं 100 बराबर भाग करूं तो एक भाग मेरा क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही बात है। तो ऐसा जो स्केल है जिसमें हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे मैंने 100 बराबर भागों में बांट दिया, तो ऐसा स्केल मेरा सेल्सियस पैमाना कहलाता है और एक भाग जो है वो 1 डिग्री को बताता है। ठीक है, सेल्सियस स्केल समझ में आया। उसके आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा या सेकंड टाइप है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल या फ़ारेनहाइट पैमाना। तो जैसे हमने पहले किया, क्या करना है हमें, वही देखना है, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु। तो फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक को दे दिया वैल्यू हमने कि ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम रहा है पानी, और भाप बिंदु हमने कह दिया कि ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर निर्धारित कर दिया। यानी फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु है हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो अंतर है, उसे 180 बराबर भागों में बांट दिया। हर भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। जैसे 32 और 212 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको 180 मिलेगा, और इसे 180 बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए एक भाग हमें मिल गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या होगा, हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कितने भागों में बांटना है, 180 भागों में। तीसरा हमारा आता है रोमर पैमाना, या जिसे र्यूमर पैमाना भी कहा जाता है। वंस अगेन हमें वही दो पॉइंट देखने हैं, एक हिमांक और एक स्टीम पॉइंट। तो हिमांक कितना लेंगे, इसके अंदर 0 डिग्री रोमर, और भाप बिंदु है वो हमारा 80 डिग्री रोमर माना जाता है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है या बीच की जो दूरी है, उसे 80 बराबर भागों में बांटा जाता है, 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो यानी एक भाग कितने को बताएगा, 1 डिग्री रोमर को बताएगा, और हर भाग जो है वो 1 डिग्री रोमर कहलाता है। यानी रोमर पैमाने में क्या होगा, हिमांक है हमारा 0 डिग्री रोमर पे, और भाप बिंदु होगा हमारा 80 डिग्री रोमर पे, और कितने भागों में बांटना है, टोटल 80 भागों में बांटना है। नेक्स्ट हमारा आता है केल्विन पैमाना या फिर केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने में भी हमें वही दो बिंदु देखने हैं, हिमांक कितना लिया जाता है, 273 केल्विन, और भाप बिंदु लिया जाता है 373 केल्विन। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, इसलिए एक भाग हमें 1 केल्विन का मिलता है। ठीक है, देखिए एक बार समराइज करते हैं, चारों जो स्केल हैं उसमें हमें सिर्फ दो बिंदु देखने हैं, हिमांक और भाप बिंदु, और इनको हर पैमाने के हिसाब से एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्वेच्छा से वैज्ञानिकों ने दे दी। हमें उसी वैल्यू को मान के चलना है, और उसके आगे आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आप हिमांक और भाप बिंदु के बीच का जो अंतर निकालेंगे, जो अंतर आता है उतने ही भागों में इस पैमाने को बांट दिया जाता है, और हर पैमाने में एक भाग जो है वो 1 डिग्री को बताएगा। अगर वो सेल्सियस पैमाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा, अगर वो फ़ारेनहाइट पैमाना है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताएगा, केल्विन पैमाना है तो 1 डिग्री केल्विन को बताएगा,
र्यूमर पैमाना है तो 1 डिग्री र्यूमर को बताएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेल्सियस पैमाने में हिमांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर पैमाने में हिमांक है 0 डिग्री र्यूमर और भाप बिंदु है 80 डिग्री रोमर। केल्विन पैमाने में हिमांक है 273 केल्विन और भाप बिंदु है हमारा 300 केल्विन। ठीक है, यानी इस तरीके से हमने 4 स्केल्स यहाँ पर देखे हैं और चारों स्केल्स को ठीक से क्लियर कर लिया है। अब देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार कोई भी पिंड है उसकी ऊष्मा ह्रास की दर यानी समय के सापेक्ष वो कितनी ऊष्मा लूज करता है, समय के सापेक्ष उसकी ऊष्मा की कितनी हानि होती है, ये जो दर है ये उस पिंड के ताप यानी कि जो भी आपका पिंड है उसका ताप और उसके चारों ओर का जो मीडियम है उसका ताप, उन दोनों के अंतर के समानुपाती होता है। लैंग्वेज जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस टाइप से लिखी होती है। रूल क्या कहता है यानी कि समझना कैसे है इसे। देखिए हमने कल देखा था कि जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है, ये हमने देखा था। और ऊष्मा ट्रांसफर होने का मतलब हमने क्या कहा था कि जो गर्म वस्तु है उससे ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। इस वजह से ऊष्मा जो गर्म वस्तु है उसके अंदर ऊष्मा कम होती जाती है और ठंडी वस्तु की ऊष्मा बढ़ती जाती है। या हमने कहा था गर्म वस्तु का तापमान कम होता जाता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता जाता है। ये चीज हमने कल के लेक्चर में भी देखी थी। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि जो भी आपका पिंड है यानी कि कोई भी आपने गर्म वस्तु ली, मान लीजिए कि आपने कोई गर्म बॉल ली है लोहे की, या फिर जैसे हमने कल लोहार का एग्जाम्पल लिया था, तो कोई गर्म छड़ है मान लीजिए, तो वो जो छड़ है उसके ऊष्मा ह्रास की दर यानी उसमें से ऊष्मा कितनी कम होती जाती है, समय के सापेक्ष ऊष्मा का मान कितना कम होता जाता है। तो ऊष्मा ह्रास की दर जो है वो उस पिंड के ताप यानी यहाँ हम छड़ ले रहे हैं तो इस छड़ के तापमान और उसके चारों तरफ के तापमान के बीच में जो अंतर है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो रूम है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके कमरे का तापमान है। इस कमरे में आपने एक चाय का कप लाके रख दिया जो कि है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का। ठीक है, तो अब देखिए गर्म वस्तु कौन सी होगी जिसका तापमान ज्यादा है, यानी कि हमारा जो चाय का कप है वो गर्म वस्तु है और जो रूम है या उसका जो आसपास का तापमान जो सराउंडिंग है वो ठंडी वस्तु हो गई। तो इस चाय के कप से ऊष्मा ट्रांसफर होगी आपकी सराउंडिंग में, वातावरण में, और हमारी चाय ठंडी होती जाएगी और वातावरण का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि आपके चाय के ठंडी होने की जो दर है यानी कि समय के सापेक्ष चाय जितनी ठंडी होगी वो आपके चाय के तापमान और उसके चारों तरफ के परिवेश का जो तापमान है उन दोनों के अंतर के समानुपाती होता है। यानी चाय का तापमान और उसके आसपास के वातावरण का तापमान जितना, उनका जो तापांतर है, उनके तापमानों का अंतर है, वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही चाय तेजी से ठंडी होगी और जितना ये तापांतर कम होगा उतनी ही चाय धीरे धीरे ठंडी होगी। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु गर्म है और उसके आसपास या उसके पास में कोई दूसरी जो सराउंडिंग है, जो परिवेश है, उसका चारों ओर का वातावरण है, उनके बीच में तापमानों का अंतर जितना ज्यादा होगा शीतलन की दर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर तापमानों का अंतर कम है तो शीतलन की दर कम होगी। इस तरीके से न्यूटन का शीतलन नियम
किसी भी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर या हम कहते हैं उसके शीतलन की दर को एक्सप्लेन करता है। फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है dq अपॉन dt। ये है हमारी ऊष्मा ह्रास की दर। देखिए q ऊष्मा होती है और dq यानी कि ऊष्मा में जितना परिवर्तन हुआ। dt जो है वो क्या है, समय अंतराल है। तो dq अपॉन dt हमें बताता है ऊष्मा ह्रास की दर को। तो dq अपॉन dt का मान जो है वो t माइनस t0 के समानुपाती होता है, जहां t क्या चीज है, t उस वस्तु का तापमान है जो कि ठंडी हो रही है, और t0 जो है वो उसके सराउंडिंग यानी कि आसपास का टेम्परेचर है। तो T माइनस T0 यानी कि वस्तु का ताप और सराउंडिंग के ताप का अंतर जितना होगा उतना उसके समानुपाती होगी आपके शीतलन की दर। ये है हमारा न्यूटन का शीतलन नियम। सबसे पहले हम देखते हैं कि तापमापी या थर्मामीटर होता क्या है। देखिए, आपने टेम्परेचर देखा इस चैप्टर में कि टेम्परेचर क्या चीज होती है। अब ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जो किसी भी वस्तु का तापमान नापने के काम आता है, उसे आप तापमापी कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसा यंत्र जो किसी वस्तु का तापमान नापकर हमें बताता है, वो तापमापी कहलाता है। अब ये तापमापी बनते कैसे हैं या ये टेम्परेचर नापते कैसे हैं? होता क्या है कि कोई भी पदार्थ होता है उसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि उसके अलग अलग भौतिक गुण होते हैं, और इन भौतिक गुणों में से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इसी चीज को यूज करके हम अलग अलग टाइप के थर्मामीटर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई थर्मामीटर बनाया और उसमें कोई चीज x डाली है, यानी कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ x की सहायता से आपने थर्मामीटर बनाया है, और ये जो मटेरियल x है ये इस प्रकार का है कि इसका कोई भौतिक गुण ऐसा है या उसके कुछ भौतिक गुण ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होते हैं, यानी तापमान के साथ परिवर्तित होते हैं। तो क्या होगा कि जब आप इस x वस्तु से तापमापी बनाते हैं, तो वो जो तापमापी है उसको जैसे ही आप किसी तप्त वस्तु के पास या किसी भी तापमान को नापने के लिए यूज करेंगे, उस x का वो वाला भौतिक गुण जो तापमान पर डिपेंड करता है वो परिवर्तित हो जाएगा। उसके परिवर्तन को हम फिजिकली नोट कर सकते हैं, और उस परिवर्तन, उस वस्तु का जो वो गुण है वो तापमान पर किस तरीके से डिपेंड करता है, वो नोट करके हम टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई पदार्थ ऐसा लिया है जिसकी लंबाई में तापमान के साथ परिवर्तन होता है, यानी किसी वस्तु का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ा देंगे तो वो जो वस्तु है उसकी लंबाई 1 मीटर बढ़ जाएगी। ऐसा कोई उसका भौतिक गुण है। तो हम क्या करेंगे, उस पदार्थ से थर्मामीटर बनाएंगे। अब जैसे ही आप उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु के पास लेकर आएंगे, उसकी कुछ लंबाई होगी, मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। 10 से 11 सेंटीमीटर वाली वस्तु पर जैसे ही जाएगा, तो जैसा आपने पहले कहा कि आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु से टच होगी तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब वो लंबाई हम नोट कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि कितना तापमान बढ़ाने पर उस वस्तु की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो वो वृद्धि ज्ञात करके हम टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब थर्मामीटर के अंदर हम कोई ऐसी वस्तु लेते हैं जिसका कोई भौतिक गुण ऐसा हो जो तापमान पर निर्भर करे। जैसे ही तापमान में परिवर्तन होगा उस वस्तु के उस भौतिक गुण में परिवर्तन होगा, और उस भौतिक गुण में परिवर्तन को नोट करके हम तापमान का मान ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग भौतिक गुण जो होते हैं उनको आधार बनाकर हम अलग अलग टाइप के तापमापी बना सकते हैं। ये चीज हम अभी देख चुके हैं। अब टेम्परेचर वाले थर्मामीटर के एग्जाम्पल्स होते हैं द्रव तापमापी, स्थिर आयतन तापमापी,
ताप युग्म तापमापी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2-3 नाम आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, और अलग अलग टाइप के होने का कारण क्या है कि हम जिन पदार्थों की सहायता से इन थर्मामीटर्स को बना रहे हैं, उन पदार्थों के वो जो भौतिक गुण हैं, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी या प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अब ये जो थर्मामीटर है इसका भी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंस होगी। तो इस तापमापी में हम ताप परिवर्तन का अध्ययन करते हैं प्रतिरोध के साथ, यानी वो भौतिक गुण जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो भौतिक गुण इस थर्मामीटर के अंदर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस लिया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसका कि कोई भी धातु का तार है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। कहने का मतलब किसी भी मेटल वायर को ले लीजिए, धातु के तार को ले लीजिए, जैसे जैसे आप उसका तापमान बढ़ाते जाएंगे उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा थर्मोमीटर है ये इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। किसी भी वस्तु का तापमान अगर ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध, इस थर्मामीटर में हमें प्रतिरोध का मान ज्यादा मिलेगा, और अगर किसी वस्तु का तापमान कम है तो उसके लिए हमें प्रतिरोध का तापमान कम मिलेगा। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड जो थर्मामीटर है वो हमारा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कहलाता है। इस थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? इस तापमापी के द्वारा हम -1200 सेंटीग्रेड तक का तापमान नाप सकते हैं। अब देखिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हैं, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां क्या हैं। मेनली जो विधि होती है ऊष्मा स्थानांतरण की, वो 3 विधियां मानी जाती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। इंग्लिश में लिखा जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सिलेबस में भी यही 3 नाम मेंशन किए गए हैं। तो इन तीनों विधियों को हम वन बाय वन आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए चालन यानी कि कंडक्शन क्या होता है। चालन की जो प्रक्रिया है वो मोस्टली ठोसों में होती है, यानी चालन की सहायता से या चालन विधि से ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है मेनली ठोसों में होता है, यानी सॉलिड्स में होता है। अब चालन है क्या चीज? चालन का जो मीडियम होता है या चालन जो मेथड है, उस मेथड में हमारे पदार्थ के अणु अपने स्थान पर रहते हैं, गति नहीं करते, और ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो कंपन के कारण या एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा ट्रांसफर होती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा लोहार किसी छड़ी को गर्म करता है, या जब हम गैस पर रोटियां बनाते हैं तो हमारा चिमटा आगे से गर्म हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पहले उसका किनारा गर्म होता है, फिर थोड़ा पीछे का पार्ट गर्म होता है और धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। यानी ये जो चीज है उसे आप कह रहे हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। एक किनारे से ऊष्मा, एक किनारे से वस्तु गर्म होनी शुरू होती है और धीरे धीरे आगे की तरफ भी बढ़ती जाती है। ठोसों में ही ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? जो पहला अणु है जिसे आप ऊष्मा दे रहे हैं, या अपने किनारे का जो कोई अणु है वो ले लीजिए, वो ऊष्मा प्राप्त करता है किसी भी माध्यम से। जैसे अगर हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो आग से वो पहला अणु है वो ऊष्मा प्राप्त करता है। उसके बाद ये अणु ऊष्मा प्राप्त करके कंपन करने लगता है और जो ऊष्मा है वो नेक्स्ट अणु को ट्रांसफर कर देता है, उसके आगे जो अणु रखा हुआ है उसे ट्रांसफर कर देता है। ये अणु भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी ही जगह पर कंपन करता है और तीसरा जो अणु है उसको अपनी एनर्जी या उसको हीट ट्रांसफर कर देता है। उधर जो पहला अणु था वो सोर्स से, यानी कि जहां से उसे ऊष्मा मिल रही थी उससे लगातार ऊष्मा प्राप्त करता रहता है, दोबारा से कंपन करता है और दूसरे अणु को ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। ये दूसरा अणु आगे तीसरे अणु को ऊष्मा ट्रांसफर कर देता है, तीसरा अणु आगे चौथे अणु को ऊष्मा ट्रांसफर कर देता है। उधर से पैरेलल में इसके साथ ही क्या चलता रहता है, पहला अणु कंटिन्यूअसली सोर्स से ऊष्मा प्राप्त कर रहा है,
उस ऊष्मा को वो सेकंड को ट्रांसफर कर रहा है। कहने का मतलब एक सिरे के जो अणु है वो स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और अपने जस्ट आगे वाले अणु को वो हीट ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो सेकंड नंबर वाले अणु है ये थर्ड नंबर वाले अणुओं को हीट ट्रांसफर कर देते हैं। अपनी जगह नहीं छोड़ते, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होता रहता है। ठीक है, ये जो मेथड है इसे आप कहते हैं चालन। चालन जो है ये हमने देखा ठोसों में मेनली होता है। मुख्य रूप से ठोसों में जो ऊष्मा का प्रवाह है वो चालन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि जो धातु होती है, हमारी मेटल होती है, वो अच्छे चालक होते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा या केमिस्ट्री में जो भी आप धातु में देखते हैं, लोहा। अब लोहे का तो हम मोस्टली घर पे भी एग्जाम्पल देखते हैं, खाना बनाते समय, या लोहार जब उसे गर्म करता है रास्ते में कहीं आपने देखा हो। इस माध्यम से ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसे आप चालन कहते हैं। इसमें अणुओं की गति नहीं होती, एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा हीट ट्रांसफर का संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। टॉपिक शुरू करने से पहले देखिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर पे पानी गर्म कर रहे हैं, आपने पानी को बॉईल किया होगा। हम क्या देखते हैं कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी के अंदर हमें बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम गैस पर पानी रखते हैं, मान लीजिए मैंने किसी भगोने में पानी लिया और उसे गैस पे गर्म कर रहे हैं, तो भगोने का जो नीचे का तल है, उस तल के पास जो पानी के अणु हैं वो गैस से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और ये जो अणु है ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाते हैं। गर्म होकर ये अणु ऊपर की तरफ गति करते हैं और ऊपर के जो ठंडे अणु है वो नीचे चले जाते हैं। अब ये जो अणु नए वाले जो नीचे गए हैं, ये गैस से फिर ऊष्मा प्राप्त करते हैं, गर्म हो जाते हैं और ऊपर की तरफ गति करते हैं। दोबारा जो ऊपर ठंडे अणु पड़े थे बचे हुए, वो नीचे गति करते हैं और फिर गैस से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और ऊपर की तरफ गति करते हैं। कहने का मतलब संवहन जो है वो ऊष्मा स्थानांतरण का ऐसा तरीका है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के अणु या परमाणु की गति के द्वारा होता है। जो नीचे के अणु होते हैं या ऊष्मा स्रोत के पास के जो अणु होते हैं वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां से दूसरी जगह से ठंडे अणु उस जगह पर आते हैं, वो सोर्स से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और वापस चले जाते हैं। दूसरे ठंडे अणु वहां पे रिप्लेस हो जाते हैं, वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं और आगे चले जाते हैं। इस तरीके से जैसा पानी में या किसी और लिक्विड में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन या कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा, बर्तन में पानी को गर्म करना, या ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें। इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो कन्वेक्शन के यानी कि संवहन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जब ये लिक्विड होते हैं, मतलब ये जो लिक्विड हैं, इनमें लिक्विड के अणु जो हैं वो गर्म होकर एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं और इस वजह से ये कहा जाता है इसे ही कि ये द्रव का प्रसार होता है। द्रव के प्रसार के कारण इसका घनत्व कम हो जाता है और घनत्व के कम होने के कारण ये जो अणु है ये ऊपर उठने लगते हैं। तो गर्म अणु ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे अणु इनकी जगह लेने के लिए ऊपर से नीचे गति करते हैं, जो चीजें हम पहले से देख चुके हैं। सिर्फ नई बात इसमें क्या थी कि ये जो गर्म करते हैं इसकी वजह से द्रव का प्रसार होता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। तीसरा मेथड जो होता है ऊष्मा ट्रांसफर का, वो होता है विकिरण यानी कि रेडिएशन। अब देखिए, दो मेथड्स आपने देखे। एक देखा ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मेनली होता है चालन की वजह से। लिक्विड्स में देखें तो लिक्विड्स में होता है संवहन की वजह से, जिसमें चालन जो था उसमें पदार्थ के अणु गति नहीं करते और संवहन में पदार्थ के अणु गति करते हैं। विकिरण जो है यानी कि जो तीसरा मेथड है ऊष्मा स्थानांतरण का, इसमें क्या होता है
ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये निर्वात में भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए ठोस जो थे उसमें भी क्या थे, अणु कंपन कर रहे थे और ऊष्मा ट्रांसफर कर रहे थे। द्रव में भी अणु अपनी कुछ ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर गति करते हैं। विकिरण वाला जो मेथड है इसमें क्या होता है, हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा एक जगह उत्पन्न होती है, ट्रेवल करते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। कैसे? जब कोई भी हमारा पदार्थ होता है उसके अणुओं में कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा मतलब उसकी खुद की कुछ ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा के कारण उसके अणु या परमाणु जो है वो कंपन करते हैं, जैसे बिल्कुल हमारे चालन विधि में कर रहे थे। चालन विधि में बाहर से ऊष्मा मिल रही थी, विकिरण में क्या होता है, अणुओं में खुद की कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है, उसकी वजह से वो कंपन करते हैं। इन कंपन के कारण इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये निर्वात के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। यानी निर्वात मतलब जहां से आपने हर मीडियम हटा लिया हो, इवन वहां वायु भी नहीं है, कोई ऐसी चीज जिसमें वायु भी नहीं है, ना पानी ना कुछ और, कोई भी माध्यम नहीं है, वो निर्वात कहलाता है। तो विकिरण के माध्यम से क्या होता है, ऊष्मा निर्वात में भी ट्रेवल कर लेती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है, सूर्य के प्रकाश के थ्रू हमें जो ऊष्मा मिलती है वो विकिरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। होता क्या है, सन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि सूर्य में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वहां से वो चलती है, बीच में अंतरिक्ष में हमें निर्वात मिलता है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जहां अंतरिक्ष है वहां पर कुछ स्पेस ऐसा होता है जहां पर निर्वात की अवस्था होती है, यानी कि कोई माध्यम नहीं होता। तो अगर संवहन होता या चालन विधि होती तो ऐसे केस में वो ऊष्मा हम तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है। तो इस वजह से कोई उस ऊष्मा को कैरी करने वाला यानी कि ले जाने वाला माध्यम नहीं होता। लेकिन क्योंकि विकिरण विधि में ऊष्मा का ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये जो अंतरिक्ष में हमारा निर्वात वाला एरिया है उससे भी ट्रेवल कर जाती हैं और आगे हमारी अर्थ तक आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको विकिरण विधि समझ में आई।